बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जेई 1985 में पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एडवांस से पूछा है। इसके 4 पार्ट हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड। जो रस्सी है वो दोनों एंड पे क्या है, फिक्स्ड है। उसके बाद उस वेव को रिप्रेजेंट किया गया है इस इक्वेशन से, जैसा कि आप देख सकते हो, दैट इज y इक्वल टू 4 साइन और पूरा कुछ लिखा हुआ है। तो समझ लो इसमें पाई बाई 15 जो है वो k का रोल प्ले करेगा और 96 पाई जो है ये ओमेगा का रोल प्ले करेगा। आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ इस पॉइंट का, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का। मतलब कि आपको पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड उस पार्टिकल का जो पार्टिकल 5 सेंटीमीटर पे है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे नोड्स लोकेटेड होंगे इस रस्सी के ऊपर, 60 सेंटीमीटर की लंबे रस्सी पे कहाँ कहाँ नोड्स होंगे। ठीक है, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब देखो पहली बार पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में भी आपसे बात की जा रही है, वो भी कौन से पार्टिकल 7.5 सेंटीमीटर पे, और टाइम भी दिया हुआ है उस टाइम पे। फिर कह रहा है कि ये जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन देख रहे हो, आखिर ये किन दो इक्वेशन के सुपर इम्पोजिशन से, इंटरफेरेंस से बना होगा। तो अब एक एक करके हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात है कि उस इक्वेशन को हम लोग यहां पे लिखते हैं। तो इक्वेशन था आपका 4 साइन पाई एक्स अपॉन 15 इंटू कॉस 96 पाई। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 4 साइन पाई एक्स अपॉन 15 इंटू कॉस 96 पाई टी। दिस इज द इक्वेशन, ये अपना इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में बच्चों ये जो है आपका यहां k कितना है, तो k है आपका पाई बाई 15, k जो है आपका पाई बाई 15 है। और ये ओमेगा कितना है यहां पे, तो ओमेगा है आपका 96 पाई, क्योंकि t का जो कॉफिशिएंट होता है वही ओमेगा होता है। क्लियर है। अब बहुत सारी चीजें तो फटाफट हम लोग निकाल सकते हैं। और ये जो 4 है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, तो ये रोल प्ले कर रहा है 2a का, है ना, जो आगे में 2a लिखा रहता है स्टैंडिंग वेव में, उसका रोल प्ले कर रहा है 4। अब बच्चों देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है अपने को पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ उस पार्टिकल का जो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे है। तो बच्चों यहां पे देखो क्या करना क्या है हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले जो आगे वाला टर्म होता है, ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जो होता है यही एम्पलीट्यूड होता है ना। तो नंबर 1 में हमें x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है उसके लिए एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है ना। देखो एम्पलीट्यूड ही निकालना है 5 सेंटीमीटर के लिए। तो यहां 5 पुट करोगे, तो 5 पुट करोगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड ही होता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होगा बच्चों वो देखो कितना हो जाएगा, 4 साइन पाई बाई 3, क्योंकि यहां 5 रखोगे तो 5 से 15 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो साइन पाई बाई 3 साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 4 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा आपका 2√3, है ना। और ये सब किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। ओके, सब सेंटीमीटर में ही है सब कुछ, तो हम लोग मान के चलते हैं सब सेंटीमीटर्स में ही दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। कोई यूनिट तो, इसका यूनिट तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, यस लिखा हुआ है वाई आर इन सेंटीमीटर्स, टाइम जो है सेकेंड्स में। तो ये आपका इतना सेंटीमीटर आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड आपसे पूछ रहा था। नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, वेयर आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग। सबसे पहली बात है कि ये स्ट्रिंग जो है आपकी, ये स्ट्रिंग आपकी टोटल 60 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो बच्चों x इक्वल टू 0 पे भी नोड होगा, यहां तो नोड होगा ही होगा, और x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पे भी नोड होगा। ये बात पक्की है, क्योंकि फिक्स्ड है 2 एंड पे, तो 0 पे भी नोड होगा और 60 पे भी नोड होगा। चाहो तो फॉर्मूला से भी देख सकते हो, अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो नोड का एम्पलीट्यूड 0 होता है। या 60 भी रखोगे तो साइन 4 पाई भी 0 होता है। लेकिन बाकी नोड्स भी अपने को पता करना है।
तो सीधी सी बात है बच्चों, दो नोड के बीच में λ/2 डिस्टेंस होता है, तो क्यों ना इस वेव का लैम्डा निकाला जाए। लैम्डा निकालना बहुत आसान काम है। के आपको दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि के इक्वल्स टू होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा, तो ऑटोमेटिकली लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के, और के की वैल्यू कितनी है पाई बाई 15, तो पाई नीचे में है बाई 15, तो पाई पाई कैंसिल, 15 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो लैम्डा जो इसके लिए निकल के आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड जो होता है वो होता है λ/2, तो λ/2 का मतलब हो गया आपका लैम्डा, देखो 30 सेंटीमीटर है, तो नोड यहाँ पे होगा और यहाँ की यहाँ x होगा 15 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये आपका λ/2, 30 का आधा 15। अब तो फटाफट करते चले जाओगे, फिर यहाँ से λ/2 यानी 15 और आगे, तो यहाँ होगा x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ भी नोड होगा, एक नोड और होगा 30 में, फिर 15 सेंटीमीटर आगे, ये होगा नोड 45 पे। तो बच्चों टोटल यहाँ पे वन नोड x इक्वल टू 0 पे नोड होगा, x इक्वल टू 15 पे नोड होगा, x इक्वल टू 30 पे नोड होगा, x इक्वल टू 45 पे नोड 45 पे नोड होगा, और x इक्वल टू 60 पे नोड होगा। ये कैसे हम लोग पता किए, तो हम लोगों ने लैम्डा निकाला, और हमें पता है कि दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है λ/2, तो वहां से आपको ये पता चल गया। तो नोड्स का लोकेशन भी मिल गया आपको, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। थर्ड में क्या पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, ये जो इक्वेशन है देखो, ये पार्टिकल के पोजीशन का है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है, पार्टिकल की पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो बच्चों इसमें साइन का डिफरेंशिएशन तो कुछ ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो सिर्फ टाइम वेरिएबल है, एक्स को हम लोग फिक्स्ड मानेंगे। तो सीधी सी बात है, कॉस का डिफरेंशिएशन खाली होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ भी जो इसका आपका कॉस का साइन होगा, और जो इसका ओमेगा है, टाइम का जो कॉफिशिएंट है ओमेगा, वो ओमेगा के फॉर्म में आगे आ जाएगा। जैसे डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी को हम लोग लिखते हैं माइनस, और कॉस का जो टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा, है ना, कॉस का साइन होता है और माइनस लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप ज़्यादा ध्यान से देखना, तो ये 96 आगे आ जाएगा, 96 पाई पूरा, तो 4 इंटू 96 पाई साइन के एक्स इंटू कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन होगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पे आ गया साइन 96 पाई टी, और आगे लगा दो माइनस। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब किस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए वो देखते हैं। तो वेलोसिटी किसकी चाहिए हमें, तो वेलोसिटी चाहिए उस पार्टिकल की जो आपका कहाँ पे है, 7.5 सेंटीमीटर पे है, और उसमें भी कब 0.25 सेकेंड्स पे। तो अब टाइम की वैल्यू रखनी होगी हमें। तो सबसे पहली बात है, देखो अब k के जगह, k कितना है आपका पाई बाई 15, तो लिखोगे -4 इंटू 96 पाई इंटू साइन पाई बाई 15 इंटू x क्या है आपका 7.5, देखो x है 7.5, तो 7.5 रख दोगे, तो 7.5 रखने से ये तो आपका आ जाएगा पाई बाई 2, तो ये तो ठीक है 1 आ जाएगा, क्योंकि 7.5 बाई, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो पाई बाई 2 अच्छी बात है। और ये लेकिन देखो कितना आ जाएगा 96 पाई टी, और ये जो टाइम है आपका वो है 0.25, इसको लिख सकते हैं 1/4। अब हमको आगे कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखो 1/4 से तुम 96 पाई को कैंसिल करोगे तो ये 24 पाई आएगा, तो साइन 24 पाई, तो साइन 24 पाई, तो साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, उसका जितना भी मल्टीपल में चले जाओगे 6 पाई 8 पाई, है ना, 10 पाई 12 पाई, तो इसी तरीके से 24 पाई में भी उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो जैसे ही ये 0 हो गया तब तो बाकी सबका कैलकुलेशन करना बेकार ही है, और फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी आपको 0 मिल जाएगी। कोई पूछेगा कैसे 0 हो गई,
तो 96 पाई इंटू 1/4 जो होगा सॉल्व करने से 24 पाई आएगा, और 24 साइन 24 पाई 0 आएगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा एक्सप्रेशन ही आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर मैं फोर्थ पार्ट देखता हूं। अब बच्चों देखो, इस इक्वेशन को जो कि स्टैंडिंग वेव का यहां दिया हुआ है, ये हमें पता करना है कि आखिर ये किन दो इक्वेशन के मिलने से, इंटरफेयर करने से बना है। तो पहले देखो, ऐसा इक्वेशन लोग देख चुके हैं, इसको मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। आपको याद होगा 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, आपको याद होगा कि ये इक्वेशन हमने आपको बताया हुआ है। तो देखो, इसी से तो ये मैच कर रहा है। यहां पे 2a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 4k का रोल कौन प्ले कर रहा है, π/15, और ओमेगा का 96 पाई। अब याद करो ये इक्वेशन आता कैसे था, तो इस इक्वेशन के दो हिस्से थे, है ना, दो पार्ट आते थे, दो इक्वेशन था। एक इक्वेशन था a साइन kx, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा होता था बच्चों a साइन kx प्लस ओमेगा टी। इन दोनों को मर्ज करने से अपना ये इक्वेशन आता था। अब यहां पे देख लो कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर 2a 4 के बराबर है तो a जो होगा 2 के बराबर होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि आप लिख दो 2, फिर लिखो साइन, फिर k के जगह लिख दोगे π/15, π/15x माइनस 96 पाई टी। क्लियर है? उसके बाद ये इन दोनों से ये कैसे आता है, तो सिंपल है, ट्रिगोनोमेट्री, साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी को करोगे तो वहां से आपको आ जाएगा आराम से। दूसरा इक्वेशन में कुछ नहीं करना, बस खाली प्लस कर देना है, 2 साइन πx/15 माइनस 96 पाई टी के बजाय यहाँ पे प्लस कर दो। ये इसके दो कंपोनेंट वेव हो गए। इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से ही आपका ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सबसे पहली बात है, यहां एक मिस्टेक हो गया है एरो दिखाने में। ये जो एरो है वो ऐसे है, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ, ऐसे बना दो। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में देखो लिखा हुआ है कि दोनों वेव जो मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईच अदर, है ना, एक दूसरे के तरफ। क्लियर? और इन दोनों पल्स का जो सेंटर है, इसका सेंटर यहां मान के चलो, इसका सेंटर यहां मान के चलो, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर का, और ये भी चल रहा है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये भी चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो 2 सेकेंड के बाद, तो 2 सेकेंड में ये 4 सेंटीमीटर चलेगा, मतलब कि ये आपका चल के आपका यहां पहुंच जाएगा, और ये भी चल के आपका 2 सेकेंड में यहीं पहुंचेगा। तो बच्चों, जब 2 सेकेंड के बाद ये यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचेगा, दोनों इस पॉइंट P के पास मान लो पहुंच गया, तो ये पॉइंट P को कहेगा अपवर्ड जाने को, और ये कहेगा पॉइंट P को डाउनवर्ड जाने को। यानी ये दोनों वेव जो कि अपोजिट फेज में, एक कहता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाने को, दूसरा कहेगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो सुपर इम्पोजिशन का रिजल्ट ये आएगा कि ये कहीं नहीं जाएगा, बल्कि ये मीन पोजीशन पे ही रहेगा। तो सीधी सी बात है, अब स्ट्रिंग वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो स्ट्रेट हो जाएगी मतलब सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। तो सभी की जो एनर्जी होगी वो प्योरली किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक के फॉर्म में होगी। समझ गए ना, किस फॉर्म में होगी बच्चों, काइनेटिक के फॉर्म में। तो हम लोग यही यहाँ पे कहेंगे, जैसे हम लोग को पूछा जा रहा है कि एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में, तो सीधा हम लोग बोल देंगे प्योरली काइनेटिक। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, प्योरली काइनेटिक, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली प्योरली काइनेटिक होगी। और आप एक चीज चेंज कर लेना, चेंज क्या कर लेना, ये डायरेक्शन जो है ये रॉन्ग बना हुआ है, तो इस डायरेक्शन को आप इसको ऐसे दिखा दो और इसमें ऐसे दिखा देना। आ रही है बात समझ में? चलो, तो आंसर हो गया प्योरली काइनेटिक। कारण समझ में आया, क्योंकि उस समय जब वो दोनों उस मिड पॉइंट पे, जैसे 2 सेकेंड के बाद ये भी 4 सेंटीमीटर चलेगा, वो भी 4, तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने में आएंगे, और उस समय स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी,
स्ट्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी, सब मीन पोजीशन पे होंगे, तो प्योरली काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। ये जेई 1998 में पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 0.4 मीटर, ओके, मतलब 40 सेंटीमीटर कह सकते हो, और उसका मास है 10⁻⁻² kg। तो यहाँ से लीनियर मास डेंसिटी निकल जाएगी, और वो दोनों एंड्स पे क्लैंप किया हुआ है। क्लैंप मतलब फिक्स्ड है दोनों जगह पे। जो टेंशन है वो बच्चों स्ट्रिंग में वो 1.6 न्यूटन है। तो इस वेव की वेलोसिटी भी मिल जाएगी। आइडेंटिकल वेव पल्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन एंड एट इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी। एक एंड पे लगातार हम लोग एक पल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, पल्स जनरेट कर रहे हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा टी विच अलाउज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन सक्सेसिव पल्स इज, ठीक है। तो कहता है डेल्टा टी का मिनिमम वैल्यू बताओ दो पल्स के बीच में, जिससे कि वहां पे इंटरफेरेंस हो कंस्ट्रक्टिव। अब इसमें ना बहुत कुछ सोचना है। देखो सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, लेकिन आपको थिंक करना है बहुत कुछ। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। तो ये कौन सा हो गया अपना 12 नंबर, ओके। देखो ये आपका स्ट्रिंग है और ये यहां पे क्लैंप किया हुआ है। आप अगर इधर से वेव भेजोगे, ठीक है, इंसिडेंट वेव पल्स भेजा आपने, ये ट्रेवल करके यहां जाएगा। फिर आपको याद है रिफ्लेक्शन में किसी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में यानी रिवर्स हो जाता है, और ये फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस एंड से ये टकराएगा तो ये फिर सीधा हो जाएगा। बात समझो, तुमने सीधा पल्स भेजा, टकरा के उल्टा हुआ, फिर ये उल्टा आया, और फिर इससे टकरा के वो फिर से डबल रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक। तो कहोगे इसमें इंटरफेरेंस कैसे होगा। तो बच्चों यहां पे हम एक पल्स नहीं यहां से भेज रहे हैं, बल्कि वहां लगातार हम वहां से पल्स भेज रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इंटरफेरेंस तो दो पल्स के बीच होगा। तो एक पल्स जो यहां से गया, टकरा के वापस आया, और फिर जब सीधा हुआ, उसी समय जब ये डबल रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां था, उसी समय अगर वैसा ही एक पल्स हम भी वहां जनरेट कर दें, तब तो दोनों पल्स के बीच में जो तो दोनों पल्स एकदम आइडेंटिकल हो गया सेम फेज में, तो उनका जो इंटरफेरेंस भी होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो यही चीज यहां पे बोल रहा है कि जो हम लोग वहां पे पल्स जनरेट कर रहे हैं वो डेल्टा टी टाइम में कर रहे हैं। तो उस डेल्टा टी की वैल्यू बताओ कम से कम, ताकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर हो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता है दोनों का फेज क्या होना चाहिए, सेम। तो फेज सेम तभी होगा जब ये यहां से वहां जाएगा, टकरा के फिर वापस आएगा, वापस होके जैसे ही सीधा होगा उसी समय हम वहां पल्स जनरेट करेंगे, तब वो दोनों पल्स इस तरीके से फिर साथ साथ कंस्ट्रक्टिव वे में जाएंगे। तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू वही होनी चाहिए जितना इसको जाने और आने में टाइम लगेगा। तो जाने और आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना बहुत आसान काम है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ भी दी गई है, और हम वेव की अगर स्पीड निकाल लें तो उस लेंथ को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये इतना आसान काम है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप सबसे पहले वेव की स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ पल्स, स्पीड ऑफ पल्स। तो ये हो जाएगा √T/μ। तो टेंशन दिया हुआ है बच्चों 1.6 न्यूटन, और म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास 10⁻² kg/मीटर दिया हुआ है 0.4, है ना। तो 10⁻² kg/0.4, क्लियर है, यही है आपका, देख लो। तो आपको लेंथ दिया हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है 0.4, और मास दिया हुआ है आपका 10⁻⁻², ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका, ऊपर गया 1.6 × 0.4 अपॉन 10⁻²। अब देखो ये ऊपर जाएगा, इसका 0, इसको भी 4 कर देगा, इसको 16 कर देगा। 16 × 4 क्या हो जाएगा आपका 64, और 64 √64 का हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ये पल्स की स्पीड निकल के आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ से यहाँ जाने में और टोटल आने में टाइम कितना लगेगा, तो सीधी सी बात है डेल्टा टी जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो जाने का और आने का। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चों, तो स्ट्रिंग की लेंथ है 0.4 मीटर, तो 2 इंटू 0.4 मीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है 8, तो ऑटोमेटिकली ये देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड। तो आपको जो पल्स जनरेट करना है वो एट द गैप ऑफ 0.1 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इतना के बाद ये गया और ये वापस आया और फिर वेव भेजोगे तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये जेई मेन 2019 में पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे देखो ये एक स्ट्रिंग है जो कि 2 एंड पे फिक्स्ड है ना, लेकिन एक यहां पे फर्क है, ये पूरी रस्सी जो है वो एक टाइप की रस्सी से नहीं बनी हुई है। ए तक एक रस्सी का पोर्शन है और बी तक दूसरा रस्सी है। जो ए पोर्शन है उसके रस्सी की, अच्छा दोनों की लंबाई एल है, लंबाई सेम है, लेंथ सेम है दोनों का, लेकिन जो दोनों का है बट और सेम लेंथ है बट रेडियाई डिफरेंट है। एक का आर है दूसरे का 2r है ना, ए का रेडियस r है, क्रॉस सेक्शन रेडियस r है, इसका 2r है। इससे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि वेव की वेलोसिटी में फर्क पड़ जाएगा। फिर कहता है इट इज वाइब्रेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी सच दैट ज्वाइंट ऑफ 2 वायर्स फॉर्म्स ए नोड। अब ये दोनों इस तरीके का स्टैंडिंग वेव बनाता है कि यहां ज्वाइंट पे भी नोड बन रहा है। तो बच्चों यहां नोड बन रहा है तो यहां तो नोड होगा ही, ऑब्वियस है, और यहां तो नोड होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावे बीच में यहां भी नोड्स हो सकते हैं और इसमें भी नोड्स हो सकते हैं, दोनों में नोड्स बीच में भी हो सकते हैं। तो फिर कह रहा है बच्चों कि इफ द नंबर ऑफ एंटी नोड, ठीक है, बीच में नोड भी हो सकता है, एंटी नोड भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट शेप तो अपना यहां दिया हुआ नहीं है। तो लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन वायर ए इज पी। मान लो टोटल एंटी नोड की संख्या वायर ए में पी है और बी में क्यू है, तो द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू पूछ रहा है। काफी दिमाग वाला क्वेश्चन है। पहली बात कि ये दोनों चूंकि सेम रस्सी है तो एक से वेव ही दूसरे में जा रहा होगा। तो आपको पता है, आपको मैंने बताया भी था कि मीडियम बदलने से वेव की वेलोसिटी बदल जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी सब जगह सेम ही रहेगी। इसी का वेव ट्रांसमिट होकर उसमें जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सेम लेना दोनों वेव के लिए। ठीक है, बस आपको वेलोसिटी और उसके अकॉर्डिंग लैम्डा बदल जाएगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है f लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम भी रहेगा तो v के चेंज होने से लैम्डा चेंज हो जाएगा। और v क्यों चेंज होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का नेचर चेंज हो रहा है। तो हम लोग को यह पता करना है कि इसमें जो बीच में एंटी नोड्स होंगे और इसमें जो एंटी नोड्स होंगे उसके नंबर का रेशियो, तो वो डिपेंड करेगा बच्चों इनके वेवलेंथ पे ही। ठीक है, तो हम लोग भी देखते हैं, एक बार खुद से आप ट्राई करो। तो ट्राई कर लिया बच्चों आपने, तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, दोनों की लेंथ सेम है। अब बीच में जो एंटी नोड्स बने या नोड्स बने वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों में जो वेवलेंथ है उसका रेशियो क्या है। जो वेवलेंथ का रेशियो है वही नंबर ऑफ नोड्स या एंटी नोड्स का रेशियो होगा, क्योंकि नोड्स या एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। तो लैम्डा पे ही डिपेंड करेगा, है ना। जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतने सारे एंटी नोड्स और नोड्स बनेंगे, जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतना कम बनेगा। क्लियर, तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम है ही। तो देखो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में देखो सबसे पहली बात कि पहले ए के लिए काम करते हैं। तो ए की जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट टी अपॉन, अब याद करो तुम्हें रेडियस के टर्म में हमने बता रखा है, बस वहां पे म्यू के जगह रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ए का जो रेडियस है वो आर है, तो लिखोगे पाई आर स्क्वायर। क्लियर, और जो वी बी है यानी बी वाला जो स्ट्रिंग है उसके केस में वेलोसिटी होगी अंडर रूट टी अपॉन रो और पाई और 2r का स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली इसमें 4 होगा जो कि 1/2 बाहर निकाल लो, तो अंदर में t अपॉन रो बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये वेलोसिटी ऑफ ए है, तो कह सकते हैं कि ये आपका ए की वेलोसिटी की आधी होगी, किसकी वेलोसिटी, बी की।
तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं VA इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा ए, इसी तरीके से VB इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा बी। लैम्डा ए हो गया वेवलेंथ ऑफ ए वाले रस्सी की, और ये इसमें हो गया, तो इसको डिवाइड कर दो, तो VA अपॉन VB, ठीक है, एफ कैंसिल, दिस इज लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। अब VA के जगह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, VA के जगह लिख सकते हैं 2VB, क्योंकि VB बराबर VA/2, तो VA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2VB। तो यहाँ पे हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 2:1। अब देखो इसका मतलब लैम्डा बड़ा किसका है, ए का, और तो इसका मतलब ए में जो लैम्डा बड़ा हुआ तो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी या एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ नोड या एंटी नोड कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली सो नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन बी, तो 2:1 का ठीक उल्टा हो जाएगा 1:2, क्योंकि लैम्डा ज्यादा तो ऑटोमेटिकली नोड या एंटी नोड की संख्या कम, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 1:2। क्लियर? तो इसको राइट डाउन कर लो, कर लिया आपने। चलो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। 13 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा 14, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात देखो, ये जेई मेन 2019, ये भी 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पे जो स्ट्रिंग है वो क्लैम्प्ड एट बोथ एंड पे फिक्स्ड है, और उसके बाद फोर्थ हार्मोनिक में बोल रहा है। तो बस बच्चों देखो फटाफट दिमाग लगाएंगे, फॉर्मूला था F इक्वल टू NV/2L, और n के जगह हम लोग क्या ले लेंगे 4, क्योंकि फोर्थ हार्मोनिक की बात कर रहा है। फिर इक्वेशन भी दिया हुआ है, जो इक्वेशन वहां पे एस्टैब्लिश हो रहा है वो ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट k का काम करेगा, और टाइम का कॉफिशिएंट यानी 200 पाई जो है वो ओमेगा का काम करेगा, तो वेव की वेलोसिटी भी निकल जाएगी। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ कितना है, L पूछ रहा है। तो बच्चों पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालेंगे और काम कर लेते हैं, या स्ट्रिंग का लेंथ बना लेते, सीधी बात है। देखो एक काम करेंगे, फोर्थ हार्मोनिक का मतलब समझ गए ना, फोर्थ हार्मोनिक का मतलब 4 लूप में, वो डायग्राम जो मैंने बताया है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड और ओपन एंड, सब याद रखना अच्छे से। तो इसको बहुत आराम से, फोर्थ हार्मोनिक का मतलब ही हो गया बच्चों कि ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसे। ये टोटल 4 लूप में वाइब्रेट कर रहा होगा, तो ये हो गया आपका λ/2, नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस, फिर ये नोड, फिर ये नोड, फिर ये नोड, फिर ये λ/2, फिर ये λ/2, फिर ये λ/2, तो कितना आसानी से आ जाएगा। तो टोटल लेंथ जो होगा स्ट्रिंग की, जो टोटल लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, 2 लैम्डा के बराबर होगी, 2 लैम्डा। तो आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा कैसे निकलेगा, तो हमको पता है k बराबर होता है 2 पाई लैम्डा। तो बच्चों यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में इक्वेशन जो दिया हुआ है, इक्वेशन में आपको k दिया हुआ है कितना, 0.157, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 2, और पाई के जगह लिख सकते हो 3.14 अपॉन 0.157। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कैंसिल करेंगे, तो पहली बात है ये 30 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 20 × 314 अपॉन 157। समझ में आया कैसे हुआ, इसका 2 पॉइंट, इसका 3 पॉइंट, तो इसका 1 0 ऊपर एक्स्ट्रा जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो लैम्डा निकल के आ रहा है 40, और स्ट्रिंग की लंबाई 2 लैम्डा के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली लेंथ जो हो जाएगा आपका 40 × 2 दैट इज 80 मीटर। ये समझ में आया ना कि ये आखिर ये लैम्डा इक्वल्स L इक्वल्स टू 2 लैम्डा हम लोग कैसे लिख रहे हैं। L इक्वल्स टू 2 लैम्डा इसलिए लिख पाए क्योंकि वो फोर्थ हार्मोनिक की बात कर रहा है,
और फोर्थ हार्मोनिक का मतलब 4 लूप में ये वाइब्रेट कर रहा होगा, और हर लूप में 2 नोड, और 2 नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 2। तो इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाओगे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रिंग है 2 मीटर लंबी और वो फिक्स्ड है एट एंड्स, दोनों एंड पे। एंड्स लिखने का मतलब ये है कि दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है, और उसको एक सोर्स, एक वाइब्रेटर से वाइब्रेट करवाया जा रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज। और फिर ऐसा पाया गया कि स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट कर रहा है इन थर्ड हार्मोनिक मोड, यानी n इक्वल्स टू 3 लेंगे, थर्ड हार्मोनिक मोड यानी 3 लूप में वो वाइब्रेट कर रहा है। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ वेव बताओ और साथ ही साथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, बहुत आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है अपना, इसमें पहली बात है कि हमें F इक्वल्स टू एन वी बाई 2L, यही फॉर्मूला है हमारा। चूंकि ये थर्ड हार्मोनिक में है तो यहाँ पे लिख देंगे F इक्वल टू 3 इंटू वी अपॉन 2L, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 240 इंटू 3, और वेलोसिटी निकालना है। और लेंथ कितना है बच्चों, तो लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। अब देखो यहाँ से बहुत आराम से निकल जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम्स, है ना, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी हो जाएगी सीधा 320 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गई। उसके बाद आप जानते हो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है तो n इंटू हार्मोनिक इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होती है ना। कोई भी अगर मान लो थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ, nth हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल इंटू n, तो ऑटोमेटिकली थर्ड हार्मोनिक, तो आपका ये n के जगह 3 लिखो, ये फंडामेंटल हो गया, और ये 240 है तो f0 जो हो जाएगा 80 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज होगी इसकी, और वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा 320। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, 320 एंड 80 हर्ट्ज इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखो जेईई मेन 2019, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 5 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। द टेंशन इन स्ट्रिंग इज 8 न्यूटन। द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग एक्सटर्नल वाइब्रेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। द सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव। आई थिंक इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, और ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमें लैम्डा निकालना है और लैम्डा बाई 2 कर लेंगे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। शायद ये रिपीटेड है, ऐसे मैं देख लेता हूँ। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वेलोसिटी निकाल दो, तो वेलोसिटी हो जाएगा t अपॉन अंडर रूट म्यू। टेंशन की जगह आप देखो टेंशन कितना दिया हुआ है, 8 न्यूटन, तो ऊपर में 8 लिख दो। और रही बात म्यू की, तो म्यू आपका 5 ग्राम और लेंथ है 1 मीटर, तो 5 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में 8000 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1600। दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। उसके बाद वेलोसिटी के बाद और क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। तो एक्सटर्नल वाइब्रेटर का फ्रीक्वेंसी है आपका 100 हर्ट्ज। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल्स टू v बाई एफ, तो 40 अपॉन एफ, ये आपका आ गया 0.4 मीटर। और 2 नोड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन था। डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स कंसेक्यूटिव नोड्स, तो लैम्डा बाई 2, और बच्चों ये आ जाएगा 0.2 मीटर, दैट मीन्स कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसको राइट डाउन कर लो, लिख लिया आपने। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ये जेईई मेन 2017 में पूछा है। चलो बढ़िया है। स्टैंडिंग वेव है बच्चों, इक्वेशन दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ओमेगा है 200 पाई, के की वैल्यू है 5 पाई बाई 4। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है,
उस वेव की स्पीड बताओ इसमें से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो अल्टीमेटली यहाँ दो वेव तो होगा, एक पॉजिटिव एक्स में एक नेगेटिव एक्स में। तो खैर वेव की स्पीड तो किसी की भी निकाल देनी है अपने को। तो वेव की स्पीड तो जानते हो v इक्वल्स टू होता है आपका ओमेगा बाई के। तो ओमेगा कितना है आपका 200 पाई, दिस इज 200 पाई। देखो कितना आराम से निकल जाएगा। और k कितना है बच्चों, तो ये है 5 पाई बाई 4। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, 4 ऊपर चला गया तो 800 बाई पाई, तो 800 बाई 5 ये आ जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग था, एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 160 मीटर पर सेकेंड क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो 17 के बाद अब बात करते हैं बच्चों 18 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आपको 40 सेंटीमीटर है और उसको टाइड किया गया, बांध दिया गया है रिजिड सपोर्ट, यानी इसको हम स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 2 एंड ले लेते हैं। फिर कहता है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड ऑन इट। तो कहता है कि वेवलेंथ मैक्सिमम बताओ कितना होगा। तो सोच के देखो, सीधी सी बात है, फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एन वी बाई 2L। ओके, अब यहां से हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 18। तो आप जानते हो कि जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी 18, जो फ्रीक्वेंसी होगी, एक सेकेंड, जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो होती है F इक्वल्स टू एन वी बाई 2L। और यहां से हम चाहें तो 2L को इधर भेज दो, 2L अपॉन एन इक्वल्स टू V बाई एफ। ठीक है, V बाई एफ है ना, F को इधर भेज देंगे और V बाई एफ क्या हो जाएगा, लैम्डा, दिस इज लैम्डा। तो 2L अपॉन एन इक्वल्स टू लैम्डा। अब सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव, उस वेव लेंथ ऑफ वेव मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यानी लैम्डा को अपने को मैक्स करना है। तो सीधी सी बात है, लैम्डा को अगर मैक्स करना है तो आपको n को मिनिमम करना होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो चेंज नहीं कर सकते हो और n की मिनिमम वैल्यू 1 तो लेनी होगी, क्योंकि लैम्डा को इनफाइनाइट तो कर नहीं सकते। फर्स्ट हार्मोनिक में n इक्वल्स टू 1 लेंगे, तो इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया 2L। और रस्सी की लंबाई कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली ये लैम्डा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और ऐसे भी तुम सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर स्ट्रिंग यहां और यहां फिक्स्ड है और ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ का मतलब है इसको फंडामेंटल मोड में चलाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि v बराबर होता है एफ लैम्डा और ये v तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर लैम्डा को मैक्सिमम करना है तो फ्रीक्वेंसी को मिनिमम। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल में तो पता ही है तुम्हें, यहां भी नोड यहां भी नोड, तो ऑटोमेटिकली ये लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 बराबर हो जाएगा 40, इसलिए लैम्डा बराबर 80। क्योंकि इसके बाद अगर दूसरा मोड लगाओगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, तो वेवलेंथ सर्टेनली घट जाएगा, ये 2 लूप में चलेगा, है ना। तो ये अपने को दिमाग लगाना है, नहीं तो फॉर्मूला से ऐसे हम निकाल ही सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 80 सेंटीमीटर। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का। ये एक इंटरफेरेंस के ऊपर में है और ये जेईई एडवांस 2015 का पूछा हुआ है। यहां पे देखो लिखा हुआ है 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वल इंटेंसिटी I नॉट हैव फेज एंगल 0, π/3, 2π/3 and π. When they are superimposed, the intensity of resulting wave is n into I नॉट. So the value of n is, तो n का वैल्यू पूछ रहा है। पहली बात देखो, 4 हार्मोनिक वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है और सबकी इंटेंसिटी भी सेम है I नॉट, और सबके बीच का जो फेज्ड है वो 0 है, π/3 है, 2π/3 है और पाई है। तो इनको आपस में जब सुपर इम्पोज किया गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया n नॉट इंटू। तो देखो ये सिंपल वेक्टर का एडिशन वाला है, मैंने आपको फेजर डायग्राम सिखाया था। तो एक काम करते हैं,
मान लो पहला वेव को आपने ऐसे बना लिया, इसका इंटेंसिटी भी आई नॉट है और एम्पलीट्यूड मान लो ए है, एम्पलीट्यूड के हिसाब से ही चलते हैं। दूसरा इससे π/3 एंगल पे है यानी 60 डिग्री, इसका भी एम्पलीट्यूड ए और इंटेंसिटी आई नॉट। तीसरा जो है आपका 2π/3 यानी 120 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 120 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? ये भी, इसका भी इंटेंसिटी आई नॉट, एम्पलीट्यूड ए। और फोर्थ जो है वो पाई, ठीक इसके अपोजिट, इसका भी एम्पलीट्यूड ए और इंटेंसिटी आई नॉट। अब इन चारों को सुपर इम्पोज करोगे तो इन, अब दिमाग में सोचो ही मत कि तुम वेव पढ़ रहे हो, सोचो वेक्टर पढ़ रहे हो, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ये बात समझे, परफेक्ट कैंसिल कर देगा, और ये दोनों बस वेव बच जाएंगे जिसका रिजल्टेंट निकाल देना है। तो पहले एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो दो वेव का सेम दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो आपको याद होगा रिजल्टेंट जो होता है 2 इंटू किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, ठीक है, कॉस आपका θ/2, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a इंटू कॉस 30, तो √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a√3। तो बच्चों एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आया वो आया a√3। तो इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा स्क्वायर कर दो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो IR जो हो जाएगा 3I0 के बराबर होगा। तो वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो I0 इंटू एन, तो ऑटोमेटिकली n का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो इतना सिंपल था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको राइट डाउन करो, आसान क्वेश्चन था, जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने? चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि दो प्रोग्रेसिव वेव, मतलब ट्रैवलिंग वेव है। एक का इक्वेशन दिया हुआ है 4 sin 2x, यानी ये k हो गया और ये ओमेगा हो गया, ओमेगा t। और दूसरा वेव जो है उसका भी k ठीक है, वही है, ओमेगा वही है, और लेकिन फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच है कितना? π/2 का। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का हो गया, उससे ये फेज में पीछे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे, माइनस है तो उससे एंगल में पीछे चल रहा है। इसका एम्पलीट्यूड 4 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है। तो कहता है रिजल्टेंट का बताओ। तो बच्चों ये बहुत आसान है, सीधी सी बात है, वेक्टर तरीके से ही चलो। तो एक का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड इधर हो गया 4, दूसरा ऊपर के बजाय नीचे बना दो। क्यों नीचे बना दो? क्योंकि फेज में पीछे है, माइनस लगा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल तो बीच में 90 डिग्री ही होगा। तो 4 और 3 का रिजल्टेंट आपको पता है बच्चों पहले से ही, ये तो बहुत आसानी से निकाल दोगे। 5 हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो AR हो जाएगा 5, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव तो हो जाएगा 5। बाकी डेटा से अपने को कोई मतलब नहीं है, इनका एम्पलीट्यूड 4 लो, 3 लो, फेज डिफरेंस π/2 है, ठीक है, ओके।